नहीं, जल्दी बता के खत्म करते हैं, चलो। तो देखो बच्चे, ये आई ओमेगा ग्राफ आता है किसी भी एलसीआर सर्किट में। ये जो आई ओमेगा ग्राफ है, जितना शार्प हो उतना बेहतर माना जाता है ट्यूनिंग सर्किट के पर्पज से। तो जितना उसका पीक हो, अब ये दो ग्राफ हैं, दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस कर रहे हैं। मतलब दोनों में एक ही फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है, रेजोनेंस कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप इसको सिग्नल कैच करने के लिए यूज करो तो दोनों ही एक फ्रीक्वेंसी को कैच करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, दोनों एक फ्रीक्वेंसी को कैच करेंगे, बट दोनों जब कैच करेंगे तो दोनों इतना इफेक्टिवली एफिशिएंटली एक फ्रीक्वेंसी को कैच नहीं कर पाएंगे। जिसका पीक हाई होगा वो हाई करंट जनरेट कर रहा है उस टाइम पे, वो सिग्नल को ज्यादा अच्छे से रिसीव कर पाएगा, और नीचे वाला जो है वो सिग्नल को अच्छे से रिसीव नहीं कर पाएगा। तो ऐसी क्या गड़बड़ हो गई कि जैसे अगर हम एक को नाम दे दें 1 और एक को नाम दे दें 2, तो ऐसी क्या गड़बड़ हो गई कि सेकंड की शार्पनेस कम है। एक्चुअली सेकंड की शार्पनेस कम है, एक्चुअली सेकंड का जो बैंडविड्थ है वो ज्यादा है। बैंडविड्थ ज्यादा फैली हुई है, जो विड्थ है वो ज्यादा फैली हुई है। देख रहे होगा, अच्छा आपको फिगर भी दिख रही होगी, फिगर के हिसाब से पता चल रहा होगा कि सेकंड की बैंडविड्थ ज्यादा है, ज्यादा सिग्नल फैला हुआ है। और फर्स्ट जो है वो शार्प है कंपैरेटिवली। तो ऐसा क्या है कि जो हमारा जो ट्यूनिंग सर्किट होगा उसमें कंपोनेंट्स का ऐसा क्या गलत चुनाव हो गया होगा, क्या डिसीजन हो गया होगा जो ये इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। क्वालिटी फैक्टर में एक रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जैसे हमने एलसीआर वगैरह सर्किट यूज किया होगा ट्यूनिंग सर्किट में। फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा एल, या जो भी है, मतलब उस हिसाब से। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज सर आ रही है? सुन सर। हाँ, क्या कह रहे हो बच्चे? ठीक है, सर आवाज आ देखो रही बच्चे, हाँ देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, मैं बहुत ही कम चीजें बता रहा हूँ आपको। मतलब आपके दिमाग में बहुत सारे हजार थॉट्स हो सकते हैं, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ कि मैं तो ये सिर्फ सीबीएसई के हिसाब से जो पूछा जाता है डायरेक्ट वही चीजें बता बता के जा रहा हूँ। मैं आपको कुछ एक्चुअली बता नहीं रहा, रियलिटी में कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ कहानी का, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं कहानी की तरह बता रहा हूँ, कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन डिटेल में दे रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको वीडियोस वगैरह पूरी देखनी पड़ेंगी, तो आप जाके आपको समझ में आएगा कि क्या कहानी होती है। ये तो सिर्फ जस्ट एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज चल रही है, क्योंकि टाइम भी हमारे पास बाउंडेड है। और वैसे भी इसका इतना फायदा है नहीं अभी फिलहाल, बाद में पढ़ोगे तो पढ़ोगे अच्छे से। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बस यही कहेंगे कि अगर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका क्वालिटी फैक्टर कम होगा। जैसे मान लो अगर इनमें से दिया जाए इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो कहेंगे हम R2 ज्यादा होगा R1 से, शार्पनेस कम है। इस हिसाब से हम डिसाइड कर देते हैं। और अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए क्वालिटी फैक्टर का तो ठीक है भाई, सब तीनों की वैल्यू, चार जो भी है वैल्यूज पुट करके क्वालिटी फैक्टर निकाल लो। बस इससे ना थोड़ा सा ये है इसका एक्चुअली क्या है, इससे कॉन्सेप्ट इसका सिर्फ यही है, बस ऊपर ऊपर से बता दें कि आपको ना जैसे घर पे आप ट्यूनिंग सर्किट बनाते हो या आप कोई रिसीविंग सर्किट बना रहे हो, तो ठीक है बना रहे हो, बट उसमें ध्यान रखना कि वो सिग्नल रिसीव तो करेगा, बट आप ध्यान रखना उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मतलब जो सिग्नल है वो अच्छी क्वालिटी में रिसीव करे, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। क्वालिटी फैक्टर का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आप सिग्नल ट्रांसमिट या सिग्नल रिसीव कर सकते हो, बट जब अगर आपका सिग्नल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है उसको, इतना अच्छा कोई फायदा नहीं है। अब बच्चों क्वेश्चन कैसे आता है, कुछ नहीं बच्चों, अगर क्वालिटी फैक्टर का क्वेश्चन देखा जाए तो डायरेक्टली पूछा जाएगा व्हाट इज क्यू फैक्टर ऑफ गिवन सर्किट। क्यू फैक्टर के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? क्यू फैक्टर के लिए आपका फॉर्मूला है ओमेगा नॉट एल बाय आर। अगर नहीं है, ये नहीं दिया हुआ तो दूसरे फॉर्मूले यूज कर लो, दूसरे फॉर्मूले दिए हुए हमने आपको, वो यूज कर सकते हो। जैसे कि क्या क्या फॉर्मूलेज हैं इस क्वेश्चन में, हमें एल एल सी और आर दिया हुआ है, तो ओमेगा नॉट एल आर और आर तो है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, कोई और दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/1 में ओमेगा नॉट सी आर। हाँ, ये यूज कर लेंगे बच्चे, ये यूज कर नहीं, ओमेगा नॉट तो है ही नहीं ना, 1/, ये वाला यूज कर लेंगे आखिरी वाला। क्वालिटी फैक्टर बता देंगे, अगर दो का क्वालिटी फैक्टर कंपेयर करना है तो वो भी कंपेयर कर सकते हैं। तो जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा वो ज्यादा अच्छा सिग्नल रिसीव कर पा रहा होगा, रिसीविंग सर्किट ज्यादा अच्छा होगा, वही है। और आपको भी डिजाइन करना है, कोई कैच करने के लिए सर्किट बनाना है तो आप बना सकते हो घर पे, सोल्डिंग करके बना सकते हो घर पे, स्पीकर लगाना और सब कुछ एल सी आर की वैल्यू फिक्स ले लेना। ट्यूनिंग वेरिएबल सी मत लेना, वो एक ही चैनल कैच कर पाएगा। बट चक्कर क्या है कि उसमें
आप ध्यान रखना, क्वालिटी फैक्टर भी ध्यान रखना। मतलब सिग्नल सिर्फ रिसीव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। ये क्वालिटी फैक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। तो आपको अच्छा आइडिया लग गया होगा, और ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन हम नहीं देंगे नहीं, और ज़्यादा बताएँगे भी नहीं आपको। बाद में अगर आपको वीडियो के थ्रू पता चल जाए तो अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएँगे हमारे, जो कि है एलसी ऑसिलेशन। अभी एलसी ऑसिलेशन क्या होता है बच्चे, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। ये काफ़ी यूज़ आता है, आगे जब चलोगे, जब पढ़ोगे, अपने इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे, तो आपको एलसी ऑसिलेशन के यूजेस पढ़ने को बहुत मिलते हैं, काफ़ी काम आता है ये। ट्रांसमिशन सर्किट में, रिसीविंग सर्किट में काफ़ी काम आता है। ये एक्चुअली क्या है, ये जो पोर्शन हम अभी पढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में के काम का है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में किस तरीके से यूज़ की जाती है, ये उसका ओवरऑल यूज़ है। और चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। हम लोग बस बेसिक-बेसिक बहुत देख रहे हैं और कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। एलसी ऑसिलेशन किस काम आती है, क्या काम आती है, ये अभी हम नहीं बताएँगे सिर्फ़। सिर्फ़ बताएँगे कि होता क्या है? क्या क्या यूज़ करते हैं, ये भी नहीं बताएँगे। कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्या हो देखो बच्चे, एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, जैसे आपने किसी कैपेसिटर को इनिशियली चार्ज कर दिया, उसकी प्लेट्स पे चार्ज आ गया। चार्ज कैपेसिटर, उसको उसके बाद आपने एक इंडक्टर से अटैच कर दिया, कनेक्टेड विद इंडक्टर। तो अब क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, क्योंकि प्लेट्स पे चार्ज कम होना चालू होगा। यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा, मतलब करंट उल्टा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा। क्योंकि कैपेसिटर को सर्किट मिल जाएगा तो चार्ज फ्लो चालू होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज चालू होगा। किसी टाइम पे अगर टोटल एनर्जी की बात करें, तो टोटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ इंडक्टर होगी। कैपेसिटर की एनर्जी को हम लिख सकते हैं Q²/2C, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, और इंडक्टर की एनर्जी को हम हाफ Li² लिखते हैं, जो कि हमने पढ़ रखा है। तो जब इनिशियली कैपेसिटर फुली चार्ज था, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चालू होगा, तो होगा क्या कि कैपेसिटर की एनर्जी घटेगी और इंडक्टर की एनर्जी बढ़ेगी। और ये एनर्जी घटेगी क्योंकि प्लेट पे चार्ज कम होने लग जाएगा। चार्ज जब सर्किट में फ्लो करने लग जाएगा तो प्लेटों पे कम हो जाएगा, और करंट बढ़ने लगेगा तो ये बढ़ेगा। तो बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको स्टार्टिंग में बस इंट्रोडक्शन में ये बता दूँ कि जैसे हम पेंडुलम का पढ़ते थे, उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। कि जैसे मान लें पेंडुलम को हम छोड़ते हैं, तो स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, जब वो यहाँ आता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, अरे हम नेक्स्ट और फिर चैप्टर जब में वो, हाँ बच्चे, ये फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। हाँ बोलो बच्चे, इलेक्ट्रो बोलो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी पढ़ेंगे ना। नहीं, अच्छा, एलसी ऑसिलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नहीं, ईएम वेव में सिर्फ ईएम वेव के कॉन्सेप्ट और डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट है। और जितना ये कम होगा और उतना ही वो बढ़ेगा, या दोनों डायरेक्टली बढ़ेंगे क्या, मतलब वो कम होगा जितना हाँ उतना ही अच्छे, बढ़ेगा। अगर देखो अच्छे, एक्चुअली क्या है कि जैसे अगर हमसे कोई सबसे पहले पूछे कि व्हाट इज एलसी ऑसिलेशंस, तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसको चार्ज करके हमने इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, इंडक्टर में एनर्जी बढ़ेगी, फिर ये प्रोसेस रिवर्स होगा, इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, एंड वाइस वर्सा। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती जाएगी। जैसे अगर हम पेंडुलम के बारे में अच्छा। कहते हैं कि अगर हमने पेंडुलम को ऑसिलेट कराया, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, फिर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये कंटिन्यूअसली एनर्जी का ऑसिलेशन या बॉडी का ऑसिलेशन ऑसिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे भी एलसी ऑसिलेशन यही होता है, कि जैसे अगर आपने स्टार्टिंग में कैपेसिटर को चार्ज करके इंडक्टर से कनेक्ट किया, तो एनर्जी कंटिन्यूअसली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। कैपेसिटर की अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। एक बार फिगर देखते हैं बच्चों क्या है, अब इससे फिगर से देख के मुझे थोड़ा सा बताना क्या हो रहा है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सोच के बताना। ये नहीं है यार। बोलो बच्चों, फिगर देख रही है? यस सर।
क्या है, कुछ समझे फिगर से, कुछ समझ में आया या नहीं आया, बताओ होगा क्या। सर प्लस से इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि एकदम से पास कर दें, मगर पास नहीं करेंगे क्योंकि एलसी लगा हुआ है, तो धीरे धीरे करेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, पहले एनर्जी के फॉर्म में बताओ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में मत बताओ, सिर्फ एनर्जी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इंडक्टर के बारे में बताओ, बस पहले बताओ, उस बेसिस पे बताओ क्या कहानी हो रही है। स्टार्टिंग में क्या था, बाद में क्या हुआ, बताओ। सर पहले कैपेसिटर पूरा चार्ज था, फिर वो इंडक्टर में फिर फिर चार्ज होने लग गया इंडक्टर। चार्ज में क्यों, देखो करंट फ्लो एक्चुअली क्या करने हुआ, लग गया। देखो जैसे कैपेसिटर फुली चार्ज था, अब आपने इंडक्टर से कनेक्ट किया तो कैपेसिटर प्लेट का जो चार्ज है वो फ्लो करने लग गया। अब जब कैपेसिटर प्लेट का चार्ज जब फ्लो करने लगा तो कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज कम हुआ तो कैपेसिटर की तो एनर्जी कम हुई, पर चार्ज के फ्लो होने से करंट बढ़ गया तो इंडक्टर की एनर्जी बढ़ गई। और फिर क्या हुआ, थर्ड फिगर में क्या हुआ, थर्ड थर्ड सी में क्या हुआ, कैपेसिटर का सारा चार्ज खत्म हो गया, और सारा चार्ज अगर फ्लो कर रहा है रास्ते में तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा उस टाइम पे, तो इंडक्टर फुली चार्ज हो गया और कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया। फिर आगे बढ़ा, वापस बढ़ा कि बैक ईएमएफ के चक्कर में, या मान लो ये इसके चक्कर में इंडक्टर ने, फिर क्या हुआ, इंडक्टर डिस्चार्ज चालू हुआ और कैपेसिटर फिर से चार्ज चालू हुआ। फिर क्या हुआ, फिर इंडक्टर फुली डिस्चार्ज हो गया, सारा चार्ज किस पे आ गया, कैपेसिटर पे आ गया। तो ये बच्चों ये बात दिखा रहा है कि जब हम ऐसे कनेक्ट करते हैं तो जो एनर्जी का फ्लो है, बेसिकली एनर्जी एक से दूसरे पे जा रही है, दूसरे से पहले में आ रही है। अगर कोई एनर्जी डिसिपेट ना हो या वेस्ट ना हो तो एनर्जी इसी तरीके से ऑसिलेट करती रहेगी बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कैपेसिटी एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है, और कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है। तो इस प्रकार उनका ऑसिलेशन होता रहेगा। तो खैर अब देखो जाए तो ये है, तो क्या ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई है क्या, ए से लेके ई तक, क्या एक साइकिल कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है बच्चों, बोलो बच्चे। एक साइकिल, साइकिल का मतलब पता है ना बच्चों। सर हुई है। देखो बच्चों, और कोई बच्चा बताएगा साइकिल कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, कुछ बताएगा उसके बारे में, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा। सर एंड वाले में डायरेक्शन नहीं आनी थी। देखो बच्चे, यहाँ दो चीज की साइकिल की बात होगी, एक होगी एनर्जी की साइकिल, एक होगी चार्ज की साइकिल। अब ये एनर्जी की साइकिल क्या है पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर चार्ज की साइकिल डिस्कस करेंगे। देखो ओके। अच्छे, जैसे कि ए से लेके सी ई तक साइकिल सही में कंप्लीट हो गई है एनर्जी की। कैसे साइकिल तब कंप्लीट होती है जब हम उसी सिचुएशन पे वापस आ जाते हैं, जैसे कैपेसिटर फुली चार्ज था, उसके बाद फाइनली कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है, तो एनर्जी की साइकिल कंप्लीट हो गई है, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज था, डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हो गया, ये एनर्जी की साइकिल कंप्लीट हो गई। बट एक्चुअली क्या, चार्ज की साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है। और नहीं हुई है, कैसे नहीं हुई है, क्योंकि अगर आप देखो तो अंतर पहचानो, ए फिगर में और ई फिगर में तो काफी अंतर है। क्या क्या अंतर आ रहा है बच्चों, बताना, ए और ई में। तो चार्ज पूरे अपोजिट हो गया कैपेसिटर के अंदर। हाँ, तो फिर साइकिल कब कंप्लीट होगी, तो साइकिल तब कंप्लीट होगी जैसे सर दो ये हुआ जब 1, ये हुआ सर 2, अगले स्टेप में। ये हुआ 3, फिर ये हुआ 4, ऐसे रिवर्स करेगा, फिर हुआ 5, रिवर्स प्रोसेस में पूरा 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 प्रोसेस रिवर्स होगा तो जाके एक साइकिल कंप्लीट होगी। मतलब जैसे अभी फिगर में हाफ साइकिल दिखा रखी है चार्ज के हिसाब से, जैसे हम आपको एक फिगर दिखाएं, देखो ये क्या हो गया यार, 3 3 खुल गए तो। हम्म हम्म जैसे हम आपको एक फिगर दिखाएं, ये है, ये एक्सट्रीम पे है, फिर ये मीन पे आ गया, फिर ये एक्सट्रीम पे चला गया। इसमें पोटेंशियल एनर्जी की एक साइकिल पूरी हो गई। कैसे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो मैक्सिमम। गया। बट एक्चुअली ऑसिलेशन की एक साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है प्रॉपर, क्योंकि ऑसिलेशन में क्या होता है कि सारी सिचुएशन वैसी ही हो जैसे पुरानी थी। तो यहाँ भले ही वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम पे पहुंच गया है, बट वापस नहीं आया है वो। तो पूरी साइकिल कंप्लीट तो वापस होगी जब वो फिर से
फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, फिर वापस फोर्थ प्रोसेस एंड फाइनली फिफ्थ प्रोसेस, ऐसे आएगा। समझे नहीं समझे बच्चों? कोई डाउट किसी को इस चीज को लेके? नो बोलो सर। भाई बोलो। अच्छा, तो अभी बच्चों चार्ज पे नहीं आना। कई बच्चे कहने लगे थे सर कैसे फ्लो कर रहा है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो। बता देते हैं बच्चों, थोड़ा बहुत चलो वो भी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, इंडक्टर चार्ज हो रहा है या वाइस वर्सा। देखो बच्चे, सबसे पहले हमारे पास कैपेसिटर था और हमने उसे पहले वो कनेक्टेड नहीं था किसी से भी, कैपेसिटर चार्ज किया था, बाद में उसको हमने कनेक्ट किया। तो जब कनेक्ट करोगे कैपेसिटर को, तो सर्किट में चार्ज का फ्लो चालू हो जाएगा भाई। ऑब्वियस सी बात है, सर्किट मिलेगा तो चार्ज, कैपेसिटर के जो चार्ज होंगे वो फ्लो होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ खींचेगा, तो कैपेसिटर का डिस्चार्ज चालू होगा। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटर की एनर्जी कम होगी और इंडक्टर की एनर्जी बढ़ेगी। टाइम होता जा रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ। क्लास है क्या? एक मिनट रुको। प्रथम, प्रथम नो सर। क्लास नहीं है ना? चलो ठीक है अच्छे, शुक्र है। तो और किसी की क्लास तो नहीं है? नो सर। चलो अच्छे, चलो शुक्र है, पढ़ा सकते हैं। कल? कैपेसिटर अभी 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 क्लास तो नहीं है? नो सर, अभी तो कोई नहीं है। ठीक है, चलो इधर देखो, पढ़ो। तो ये चार्ज इससे, हाँ, तो चार्ज कम हो जाएगा प्लेट्स पे, और चार्ज प्लेट से रिड्यूस होगा तो वो फ्लो करेगा। फिर वो फ्लो करेगा तो चार्ज अगर फ्लो करेगा तो करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ जाएगा तो इंडक्टर की एनर्जी बढ़ेगी, मतलब यू एल इंक्रीज होगा और यूसी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो अब बच्चों को ये चीज समझ में आई कि कैपेसिटर डिस्चार्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव के पास जाना चाह रहा है, इस वजह से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। अब कुछ टाइम बाद बच्चे कहते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया, फिर इंडक्टर अब डिस्चार्ज क्यों हो रहा है? अपने आप को इंडक्टर डिस्चार्ज क्यों हो रहा है? कोई बच्चा बताएगा इंडक्टर डिस्चार्ज क्यों होगा? इंडक्टर अच्छा खासा उसने मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर दी, व्हाई इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग? बोलो। इंडक्टर इज डिस्चार्जिंग ड्यू टू बैक ईएमएफ, ड्यू टू अपोजिशन। हमने आपको बता रखा है बच्चों, जब कैपेसिटर से चार्ज कम हो रहा है, इंडक्टर पे करंट का फ्लो हो रहा है, तो इंडक्टर उसको अपोज करने की कोशिश करता है और अपोज करता है बाद में फ्लो को, तो उस वजह से वो एक मतलब अपोजिशन कॉज और करता है। सेल्फ तो उस इंडक्शन के वजह से चक्कर में। इंडक्शन के चक्कर में, मान लो, मतलब डिटेल में मत जाना, मतलब इलेक्ट्रॉन को यस सर, पकड़ के ओके। कहानी मत बना देना बच्चे, क्योंकि इतना इतना देखने की जरूरत है नहीं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस हमारी मेनली इसमें अगर इम्पोर्टेंस है तो ये है कि बस फिगर क्या है ये देख लो, कैसे हो रहा है, घट रहा है, ये आपके सामने जैसे चल रहा है ये देख लो, कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है। और अब क्या है बच्चों की, जैसे अ, इसमें चार्ज ऑसिलेट करता रहेगा कंटिन्यूअसली, अगर कोई डैम्पिंग ना हो, एनर्जी लॉसेस ना हो, तो हर एक ऑसिलेशन की एक इक्वेशन होती है। तो इस ऑसिलेशन की भी एक इक्वेशन फॉर्म होगी। जब हम लोग अपनी 10th क्लास में थे तो हमने पढ़ा था कि एसएचएम के अंदर एक इक्वेशन बनती है जो कि होती है dx स्क्वायर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी कोई एक ऐसी इक्वेशन बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी ऑसिलेशन हो रही है। बस फर्क ये है कि यहाँ पोजीशन की ऑसिलेशन या इसकी ऑसिलेशन नहीं हो रही, पोजीशन की जगह यहाँ चार्ज की ऑसिलेशन हो रही है, पोजीशन नहीं है ऑसिलेट हो रहा। तो जैसे अब यहाँ पर क्या है कि जैसे इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है हमारा, तो इसका पोटेंशियल होता है क्यू बाई सी और इसका पोटेंशियल होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो किसी टाइम पे देखा जाए तो पोटेंशियल को इक्वेट करा दो ऐसे, इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? क्यू बाई सी प्लस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक काम करो, आगे पीछे लिख दो उसको, ऐसे लिख दो। सर ये वाली करनी है क्या? नहीं नहीं बच्चे, करनी नहीं है, देख लो। हम तो सिर्फ दिखा रहे हैं आपको कि क्या है, क्या नहीं, कैसे ओके है। सर। ये आ गया, 0 आ गया। एल से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, डी आई बाई डी टी क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू सर 0। इसमें वो एसएचएम वाली वो भी लग सकती है, हार्मोन जो जो हमने 11 में पढ़ी थी, ई साइन ओमेगा एक्स वाली। ओमेगा एक्स, हाँ बच्चे भी दिखाएंगे, हाँ ओमेगा, हाँ दिखाएंगे ऐसे। अब आई को क्या लिख सकते हैं? आई को क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं। तो अगर यहाँ पुट कर दें डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा? ये कुल मिला के डी स्क्वायर क्यू
बाई dt स्क्वायर प्लस q बाई एल सी। अगर मैच करें उससे तो क्या आएगा? यहाँ बच्चे क्या फर्क आ रहा है भाई? वहां पे पोजीशन में ऑसिलेशन होता था, यहाँ चार्ज का ऑसिलेशन है, वहाँ एक्स था, यहाँ ये है। ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 1/√LC, 1/LC। और ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा? 1/√LC। मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी होगी ऑसिलेशन की चार्ज की वो ये होगी, इस फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट करेगा। चार्ज वो डिपेंड करेगा इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट। कोई डाउट? नो सर। तो ये अच्छा, ये कुछ चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये टॉपिक इतना नहीं आता है, मैं आपको साफ बताऊं। एलसी का मैंने अभी बहुत देखा नहीं आते वाते, बट करना सारा है क्योंकि है सिलेबस में, तो कर ही लो सिलेबस में जो दिया हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर कंटिन्यूसली चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है, हमें भी पता है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहती है, तो कैपेसिटर की जो प्लेट्स पे जो चार्ज है उसकी इक्वेशन हमें रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। तो कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज है उसकी इक्वेशन के लिए हम लोग ये यूज करते हैं क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। ये कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज की इक्वेशन है। कोई बच्चा बताएगा एक तो कॉस क्यों है, साइन क्यों है, ट्रिग्नोमेट्री क्यों यूज किया पहली बात तो, और ट्रिग्नोमेट्री में कॉस क्यों यूज किया है, और क्यू नॉट क्या है? ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा? ऑसिलेटरी फंक्शन। एक्चुअली क्या है कि साइन या कॉस ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये शो करता है कि चार्ज कभी आ जा रहा है, कभी नहीं आ जा रहा है, कभी रिवर्स मतलब कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, चेंज होता रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, और रिवर्स भी हो रहा है कई बार, तो आपने देखा होगा प्लेट पे चार्ज का नेचर रिवर्स भी हो रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो समझ में आ गया, क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज है। अब Yes. सिर्फ ये बता दो कॉस क्यों लिया है, साइन क्यों नहीं लिया? कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज की इक्वेशन में कॉस क्यों लिया है, साइन क्यों नहीं लिया? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है हमने क्योंकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही है, साइक्लिक रिपीटेशन हो रहा है। देखो जब हम साइन या कॉस की बात करते हैं तो हम साइक्लिक रिपीटेशन के लिए साइन या कॉस लेते हैं। सर तो हमने मैं बताऊं, बोलो बच्चे बोलो बोलो जब बोलो। टाइम 0 सेकंड था तो क्यू जो था वो मैक्सिमम चार्ज था, मतलब कैपेसिटर शाबाश। पे तब चार्ज मैक्सिमम। एक्चुअली क्या है बच्चे, बिल्कुल वेरी गुड बच्चे। जैसे साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन में क्या फर्क होता है? साइन फंक्शन का मतलब होता है जब स्टार्टिंग में इनिशियली 0 होता है, और कॉस फंक्शन इनिशियली मैक्सिमम होता है स्टार्टिंग में। जब अगर आप देखो तो उसकी वैल्यू देखो, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, यस सर। मैक्सिमम से चालू होती है। तो स्टार्टिंग में कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज हमने मैक्सिमम लिया था कि जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, चार्ज हो गया, उसके बाद की स्टडी चालू की थी, तो चार्ज मैक्सिमम था इन स्टार्टिंग एट स्टार्टिंग, तो इसलिए हमने कॉस इक्वेशन चूज की फॉर टू रिप्रेजेंट द चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट। तो ये रीजन है बच्चे कि यहाँ पर यूज करते हैं। खैर बाकी बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में बताएंगे आपको आगे। अभी इसका थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, अभी आपको और भी बताना है, एक दो चार चीजें और भी बतानी है, करना है, फिर ट्रांसफॉर्मर पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। समझ गए बच्चों सारा क्या है? एलसी ऑसिलेशन में तो वही है कि एनर्जी की ऑसिलेशन होना है। एनर्जी कभी जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, इंडक्टर चार्ज हो रहा है, फिर इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। सबके अलग अलग रीजन हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग के। और एक्चुअली क्या है, जैसे आमतौर पे हम कहते हैं कि पेंडुलम ऑसिलेट करता है, उसमें पोटेंशियल काइनेटिक, काइनेटिक पोटेंशियल में करंट होती है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर डैम्पिंग ना हो तो ये चलता रहेगा साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट टाइम तक। तो ये बच्चे है क्योंकि खास इतना मैंने कभी